हाँ जी, कैसे हो आप लोग? आई होप सारे मज़े में होंगे। मेरा नाम है अजय और मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक नया वीडियो जो कि होने वाला है सीए इंटर की जो आरटीपी है जीएसटी की। पेपर 3 का जो पार्ट बी है, ओ सॉरी सेक्शन बी, उसमें जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स करके आपकी जीएसटी की आरटीपी है उस पे होने वाला है आज का वीडियो। तो अगर आप मुझसे पूछो कि आरटीपी कैसी है क्या है, तो जेन्युइनली मेरा रिव्यू ऐसा था कि आरटीपी में कुछ भी नहीं है, कोई ट्रिकी कॉन्सेप्ट आई थिंक इस बार ट्राई नहीं किया है। एकदम बहुत ही सिंपल और इजी आरटीपी है। अपन बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे इसे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, आई होप दो चीज़ें मान के चल रहा हूँ मैं, कि मेरी आवाज़ और ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर होगी। और दूसरी बात ये कि सारे जो भी कंसेप्ट वगैरह हैं वो आपने रिवाइज कर लिए होंगे। और मैं कंसेप्ट को रिवीजन पे फोकस नहीं करूंगा, यहाँ पे कंसेप्ट की रिवीजन पे फोकस नहीं करूंगा, मैं फोकस करूंगा फटाफट जितनी जल्दी हो सके अपन आरटीपी को कवर करें, ठीक है? तो पहले केस सिनेरियो दे रखा है, अपन उससे शुरू करते हैं। ये दे रखा है कि विंटेज सिनेमास प्राइवेट लिमिटेड इज ए लीडिंग चेन ऑफ मल्टीप्लेक्स ऑपरेटिंग इन सेवरल स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। द कंपनी हैज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई महाराष्ट्र। ओके, मुंबई महाराष्ट्र में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है। और ये अलग अलग और स्टेट्स में भी रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र के अलावा और जितने भी स्टेट्स है जहाँ जहाँ पे ये काम करे वहाँ पे भी रजिस्टर्ड है। द कंपनी ऑफर मूवी टिकट्स, फूड बेवरेजेस एंड अदर इंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज। ओके, ये वैसे केस स्टडी छोटी छोटी है, बट कभी देखो इतनी है। बट कभी ऐसी सिचुएशन हो कि 2-3 पेजेस की केस स्टडी हो और एमसीक्यू दिए हुए हो, तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको एमसीक्यू पढ़नी चाहिए। उसके हिसाब से आपको पढ़ने का पता चल जाता है कि केस स्टडी को कहाँ से पढ़ना है, कहाँ तवज्जो ज़्यादा देनी है, कहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रीड करके निकलना है, ठीक है? बट ये छोटी है तो अपन पहले केस स्टडी लेके चलते हैं, फिर एमसीक्यू को देंगे। ओके ओके, तो सेकंड पैरा पे आता है द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज 175 crores. द कंपनी क्लोज्ड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 35 crores टिल जून इन द करंट ईयर। लास्ट ईयर में कंपनी का 175 करोड़ का टर्नओवर था और इस साल अभी तक कंपनी 35 करोड़ का टर्नओवर क्लोज कर चुकी है, ठीक है? इन जुलाई VPCL opened a new multiplex in Gujarat wherein the commercial operations will commence from the August 1 due to operations in multiple states. The finance and accounts operation are handled by the centralized team at the corporate office. The same team is also responsible for the filing the GST returns for all the GST registration of the company. The company is also engaged in leasing of space to independent vendors in food court against rental charges for the purpose of increasing the source of revenue. कुछ काम का नहीं था इसमें तो। The company obtained a new office building in Mumbai under a rental agreement, paid an amount of 5 crores as refundable security deposit to the owner of the premises. द टर्म ऑफ द रेंटल एग्रीमेंट इज 5 years। इन्होंने 5 करोड़ का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया है। जैसा कि आपको पता है, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता है, तो उसमें जीएसटी भी नहीं आता, ठीक है? द कंपनी ऑल्सो डिस्पेस्ड एडवर्टाइजमेंट मटेरियल वर्थ 35 लाख फ्रॉम द महाराष्ट्र टू गुजरात। एक रजिस्ट्रेशन से दूसरे रजिस्ट्रेशन पे भेज रहे हैं तो वो सप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि गुड्स भेज रहे हैं, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट मटेरियल है ना। तो 35 lakh from the Maharashtra to Gujarat multiplex for the upcoming movies by way of transport through road in September, तो जीएसटी आएगा इसमें। The company claimed ITC on such advertisement material at the time of receipt in Maharashtra। जब महाराष्ट्र में उन्होंने रिसीव किया था तब आईटीसी क्लेम कर ली थी कंपनी ने, कोई बात नहीं। तो 99% की रेट है एसजीएसटी सीजीएसटी की, और 18% आईजीएसटी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर जीएसटी लॉ इन रिलेशन टू द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी वीपीसीएल इन रिलेशन टू इट्स ऑपरेशन टू बी कमेंस्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में जो अपना ये ऑपरेशन कमेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन कंपनी को लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो देखो, ऑलरेडी इनका टर्नओवर तो एक्सीड हो चुका है। इन्होंने गुजरात से कौन सी सप्लाई होने वाली है, एग्जेम्प्ट होने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है, इसका कोई वैसे दे नहीं रखा। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि गुजरात से जो भी सप्लाई होगी वो टैक्सेबल ही होगी, तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि पेन बेस्ड जो लिमिट होती है कंपनी की 40 लाख 20 लाख, वैसे तो जनरल 20 लाख होती है, बट कुछ स्टेट्स में स्पेसिफिक 40 लाख दे रखी है गवर्नमेंट ने। तो जो भी लिमिट है उससे तो ये कहीं ज़्यादा बाहर निकल चुके हैं, ठीक है? तो पढ़ते हैं ऑप्शन क्या है। इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा गुजरात में। बीपीएसएल इज नॉट रिक्वायर्ड टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द गुजरात मल्टीप्लेक्स, गलत है। बीपीएसएल इज रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन गुजरात while commencing business in Gujarat is aggregate turnover of BPCL has already exceed 20 lakhs in the current financial year। जहां तक मेरे को लग रहा है ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है? फिर भी बाकी के पढ़ लेते हैं। वीपीसीएल इज अलाउड टू एड गुजरात मल्टीप्लेक्स इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। वीपीसीएल इज रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ओनली फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल, गलत। सेकंड पे आता है, फर्स्ट में भी आएगा। ओके, सेकंड में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द वीपीसीएल। ठीक है, वीपीसीएल
जो रिटर्न भरेगी, रिटर्न का तो क्या होता है, रिटर्न का ये सिस्टम रहता है कि जितने रजिस्ट्रेशन प्लेस मतलब जहां जहां पे जिन जिन स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं वहां वहां से रिटर्न जाएगी, ठीक है। तो वीपीसीएल इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए सिंगल कंसोलिडेटेड जीएसटी रिटर्न फॉर ऑल स्टेट्स। गलत ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में अगर रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो राजस्थान की अलग रिटर्न जाएगी, ठीक है। जैसे जयपुर में कोई बिजनेस कर रहे हैं वो, बॉम्बे में है तो बॉम्बे से अलग रजिस्ट्रेशन रिटर्न जाएगी। ये थोड़े है कि आप एक जगह से सारे स्टेट्स की रिटर्न भेज दो, नहीं नहीं। यूपीसीएल इज रिक्वायर्ड टू फाइल सेपरेट जीएसटी रिटर्न फॉर ईच स्टेट्स वेयर इट रजिस्टर्ड। ये मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है। VPCL is required to file registration on from महाराष्ट्र, गलत। VPCL has option to file registration for the highest turnover, गलत। तीसरे पे आते हैं, इसमें आएगा बी, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है कि, एक सेकेंड, हाँ एकदम प्रॉपर है, चल रही है ना रिकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड पे आता है VPCL is required to levy GST on rental charges only if the turnover of tenant exceed 20 lakhs। ऐसा तो कहीं नहीं पड़ा। ओनली इफ द टर्नओवर ऑफ टेनेंट एक्सीड 1.5 करोड़, ऐसा भी कहीं नहीं पड़ा। ओनली इफ द टोटल रेंटल चार्ज कलेक्शन इन हैंड्स ऑफ वीपीसीएल एक्सीड 20 लाख, ये भी गलत है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर ऑफ द टेनेंट और द अमाउंट ऑफ रेंटल चार्जेस कलेक्शन इन द हैंड्स ऑफ वीपीसीएल। भाई जीएसटी तो लगेगा, चाहे किसी का टर्नओवर कितना भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर ऑफ द टेनेंट और द अमाउंट ऑफ रेंटल चार्जेस कलेक्शन इन हैंड्स ऑफ वीपीसीएल, जीएसटी आएगा, ठीक है। वीपीसीएल इज रिक्वायर्ड टू लेवी जीएसटी ऑन रेंटल चार्जेस, ठीक है। ऐसे लिमिट तो नहीं है कि भाई जिससे वो हो रहा है, मतलब जो टेनेंट है उसका टर्नओवर इतना होना चाहिए या फिर रेंटल चार्जेस का ये थ्रेशोल्ड होना चाहिए। तो इन दोनों के इरेस्पेक्टिव में जीएसटी आएगा, ठीक है। फोर्थ पे आता है, इसका डी हो जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन बाय द वीपीसीएल, मैंने बताया रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसिडरेशन ही नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है जीएसटी इज पेबल, नो जीएसटी इज पेबल नहीं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे जीएसटी बाय द ओनर और द वीपीसीएल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। फिफ्थ पे आता है कि वीपीसीएल इज फॉर द एडवर्टाइजमेंट मटेरियल सेंट फ्रॉम द महाराष्ट्र ऑफिस टू गुजरात। मैंने बोला था कि एक रजिस्ट्रेशन से दूसरे रजिस्ट्रेशन पे जब आप भेजते हो तो जीएसटी आएगा, ठीक है। इसे डीम्ड सप्लाई माना जाता है। तो नॉट लाइबल टू इश्यू नहीं, लाइबल टू इश्यू डिलीवरी चालान नहीं, लाइबल टू इश्यू बिल ऑफ सप्लाई नहीं, लाइबल टू जनरेट ए टैक्स इनवॉइस एज वेल एज ई वे बिल, ई वे बिल भी आएगा उस पर, ठीक है। 5 में आ जाएगा डी, ओके। अपन आते हैं केस स्टडी बेस्ड, जो अपने 5 क्वेश्चन थे एमसीक्यू वो खत्म हो गए हैं। 6 पे आते हैं कि मेसर्स कंसल्टेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। आप ध्यान रखना, ये जब भी क्वेश्चन करो आप, तो आरसीएम की एंट्रीज चेक करने के लिए आप ऊपर ऐसे लिख दिया करो, मतलब हाईलाइट कर दिया करो उस पॉइंट को कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। आइए, ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो द कंपनी रिकॉर्डेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपको टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है, आउटपुट टैक्स पेबल बाय द कंपनी बताना है और नेट जीएसटी पेबल इन कैश बताना है, ठीक है। और नीचे नोट लिखा हुआ है रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी 9% और 18% है, ऑल अमाउंट्स गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, याद रखना, ठीक है। देयर वर नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी और द टर्नओवर ऑफ द कंपनी वाज 10 करोड़ इन लास्ट ईयर, और ऑल द ट्रांजेक्शन आर इंटरेस्टेड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो अपन पहले नो जो इंट्रीज दे रखी है वो पढ़ लेते हैं क्या दी हुई है। तो इनमें पहले तो अपन देख लेंगे हाथों हाथ की कौन सी वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी और किस में अपने को आईटीसी मिलेगी, ठीक है। जो इनवर्ट सप्लाईज है, पहले तो आउटपुट सप्लाई होगी, उस पर अपने को जीएसटी पेबल बनेगा, ठीक है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनेगी अपनी। और जो इनवर्ट सप्लाई है उन पे अपने को आईटीसी मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट एंट्री पे आते हैं कि कंसल्टेंसी सर्विस फॉर द मार्केट एनालिसिस प्रोवाइडेड, यहाँ से आना, ठीक है। प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी, ये वाला, services for market analysis of XYZ Limited, a registered client in Chennai, Tamil Nadu for 4,50,000, ठीक है। Additionally, the company paid an amount of 4,500 is professional tax applicable in state of Maharashtra as per the requirement of local state legislation. The amount of professional tax was recovered separately from the XYZ Limited. आप एक सेक्शन आता है 15 सबसेक्शन 2, जिसमें अपन वैल्यू डिराइव करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन की जीएसटी के अंदर में। तो उसमें कुछ इंट्रीज दे रखी है आईसीआई ने, उसमें लो में इंटरेस्ट दे रखी है कि भाई अगर वैल्यू में कौन सी चीज़ें ऐड होगी कौन सी चीज़ें ऐड नहीं होगी। तो उसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि जीएसटी के अलावा जो भी टैक्स आप पे कर रहे हो वो सारे वैल्यू में ऐड होंगे, ठीक है। जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 15 सबसेक्शन 2 करके एक सेक्शन है जीएसटी का, उसमें ये बातें लिखी हुई है जिसमें अपन वैल्यू ड्राइव करते हैं चीज़ों का, ठीक है। उसमें फर्स्ट तो ये आता है कि जीएसटी के अलावा जितने भी टैक्स सेस या फिर कोई भी चीज़ें आप पे कर रहे हो टैक्स के नाम पे, वो सारा वैल्यू में ऐड होगी, वैल्यू में ऐड होंगे अदर देन जीएसटी, ओके। सेकंड में समथिंग समथिंग ये आ जाता है कि जो भी इंसिडेंटल चार्जेस हैं, पैकिंग के चार्जेस हैं या फिर और भी कोई चार्जेस हैं, ठीक है, जो सप्लाई के लिए अपन इनकर किए हैं वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इनकर हो गए, ठीक है, जो भी सप्लाई एंड इनकर किए, ओके। और एक और है कि भाई अगर
जो रिसिपेंट को देने थे, ठीक है, बट उसको मतलब सॉरी, जो सप्लायर को पे करना था, सप्लायर की लाइबिलिटी थी, बट वो रिसिपेंट पे कर रहा है, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने लेक्चर्स आपको सेल कर रहा हूँ, तो मैं आपको ऐसे बोल दूँ कि भाई 8,000 तो मेरे को दे देना, और 2,000 रुपये आप सॉफ्टवेयर वाली कंपनी को दे देना, आप मेरे को 10,000 पूरे ना देके ऐसा कर दो भाई, 8,000 मेरे को दे दो, 2,000 उससे दे दो। तो जो 2,000 होगी, मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई 8,000 नहीं मानी जाएगी, वो जो 2,000 थी, क्योंकि मैं लाइबल था सॉफ्टवेयर वाली कंपनी को पे करने के लिए, तो वो भी उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट पे हो गया, तो 4,50,000 में ये जो 4,500 का प्रोफेशनल टैक्स है ये ऐड होगा। तो फर्स्ट वाले पॉइंट की जो वैल्यू सप्लाई हो जाएगी वो हो जाएगी 4,54,500, ओके, 454,500, ओके। सेकंड पे आते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस फॉर लॉन्च इवेंट कंडक्टेड डिजिटल, ये वाला यहाँ फॉर अपकमिंग प्रोडक्ट लॉन्च फॉर मिस्टर ए बेस्ड इन राजस्थान हु इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, द एग्रीड फीस फॉर द सेड सर्विसेज 3 lakh out of the agreed fees in amount of 25,000 incurred by Mr. A. The company was liable to pay the same in relation to a supply of the net payment. मैंने बताया था ना, अपन लाइबल थे, पे रिसिपेंट ने कर दिया, ठीक है, मिस्टर ए ने पे कर दिया, और उसने नेट पेमेंट अपने को 275 का ही किया, तो एक्चुअली वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी 3 लाख की, ना कि 275 होगी, ठीक है। तो जो 3 लाख की होगी इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई सेकंड पॉइंट में, ठीक है। अभी मेरे पास ऐसे वो राइटिंग पैड नहीं है लिखने के लिए, तो आप ऐसे साइड में कॉपी पे लिखते हुए चलो। फर्स्ट में 454,500, सेकंड में 3 लाख हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पे आता है ट्रेवलिंग पेमेंट फॉर द टीम, द एम्प्लॉय इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ 50,000 ऑन ट्रेवल टू कोलकाता फॉर द क्लाइंट प्रोजेक्ट एंड द क्लेम्ड ए रिम्बर्समेंट फॉर ऑफ द सेम फ्रॉम द कंपनी, एज ए पॉलिसी कंपनी चार्ज सच एक्सपेंसेस फ्रॉम द क्लाइंट ऑन एक्चुअल बेसिस, ठीक है। द एम्प्लॉय इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ 50,000 ऑन ट्रेवल टू कोलकाता फॉर क्लाइंट प्रोजेक्ट, अपन किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट पे गए, 50,000 एम्प्लॉय ने इनकर किया, और सब्सिक्वेंटली वो पैसा अपन ने क्लाइंट से वापस रिम्बर्स कर लिया, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। मैंने बताया जो भी इंसिडेंटल चार्जेस हैं, जो भी पैकिंग का, जो भी मतलब सप्लाई के एडिशनली जितने भी चार्जेस हैं जो अपन क्लाइंट से रिम्बर्स कर रहे हैं, वो सारे उसमें सप्लाई में ऐड होंगे। तो इसमें जो 50,000 है वो भी सप्लाई में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जिसपे अब सप्लाई में ऐड हुआ है, तो मतलब आउटवर्ड जो भी सप्लाई हुई है, तो इससे अपने को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालने में हेल्प होगी, ठीक है। फोर्थ पे आता है डिस्काउंट पास टू द कस्टमर, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, sorry, post supply discount was offered to a customer amounting to 50,000 against a supply for which invoice was issued in September. The customer has not reversed the ITC relating to such discount. इसमें देखो, डिस्काउंट पे आईटीसी की जो दो कंडीशंस थी, एक तो इनवॉइस में रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, नहीं वो सॉरी, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए सप्लायर रिस्पेंट के बीच में, और मतलब जो भी पोस्ट डिस्काउंट आप दे रहे हो रिस्पेंट को, तो एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए फर्स्ट, और सेकंड ये होना चाहिए कि जो रिसिपेंट है, जो कस्टमर है, वो प्रोपोर्शनेट आईटीसी उसको रिवर्स कर दे, जो उसने ऑलरेडी पहले क्लेम कर ली है उसको प्रोपोर्शनेट वो रिवर्स कर दे, तभी आपको जो भी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है वो अलाउ होगा डिटेक्ट करने के लिए। बट इसने क्या किया, इसने रिवर्स नहीं किया, तो ये डिडक्ट नहीं होगा, तो फोर्थ पॉइंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है रिकवरी ऑफ द लेट पेमेंट चार्जेस, द कंपनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख इज लेट पेमेंट चार्जेस फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम द क्लाइंट हुज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड इन जून। लेट पेमेंट चार्जेस है, उस पे जीएसटी आता है, ठीक है। द कंपनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख ए लेट पेमेंट चार्जेस फॉर डिले इन द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम द क्लाइंट हुज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड इन जून, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा, और तो इस पे जीएसटी आएगा, ठीक है। और नीचे मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें लिखा हुआ था कि सारे एक्सक्लूडेड एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अगर वो लाइन नहीं लिखी हुई थी तो अपने अपन 1 लाख को इंक्लूसिव जीएसटी मानते, फिर उससे एक्सक्लूसिव जीएसटी में ट्रांसफर करते, फिर वो अमाउंट एड होता। बट नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ तो 1 लाख को अपन वो मान के चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ओके। सिक्स पे आते हैं। अब सिक्स से जो पांच तक जो होगी वो आउटपुट की थी डिटेल्स, अब सिक्स से आते हैं जो इनवर्ट की डिटेल्स है सारी, ठीक है, जिस पे अपने को ये बताने की आईडीज मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो परचेज ऑफ ए कार वॉज परचेज इन द नेम ऑफ कंपनी फॉर द यूज ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के लिए कार परचेज की है तो उस पर आईटीसी नहीं मिलता है, ठीक है। और कार है तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो उसकी 12-13 की जो कैपेसिटी होती है बैठने की, सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर, वो उसके तो अंडर में ही होगी, मतलब उसके तो नीचे ही होगी, ठीक है। तो जो टोटल कार वो जो 10,50,000 की थी, 1,50,000 जो आईटीसी था, ये आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। सेवंथ पे है कि इंश्योरेंस सर्विसेज, द कंपनी, एक सेकंड, द कंपनी पेड फॉर द इंश्योरेंस ऑफ द अबाउट न्यू कार। अब ऊपर वाली आईटीसी भी डिसअलाउ है, तो ये नीचे वाली जो इंश्योरेंस पे आईटीसी है, जो भी इंश्योरेंस खर्चा आपने पे किया था उस पे जो आईटीसी है वो भी डिसअलाउ मान जाएगी, ठीक है। वो भी डिसअलाउ मतलब नहीं मिलेगी वो अपने को। द प्रोक्योरमेंट ऑफ द सर्विस, द कंपनी रिसीव्ड इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस और विच जीएसटी पेड वॉज
45,000 सेड क्रेडिट वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ, तो 45,000 की अपने को आईटीसी मिल जाएगी। स्पॉन्सर सर्विसेज मैंने आपको बताया था, ऊपर आरसीएम की एंट्री चेक करने के लिए आपको वहां पे देखना होगा कि ठीक है वो क्या था। तो अपन किसकी बात करें, अपन बॉडी कॉर्पोरेट की बात करें, ठीक है। और स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की जो आरसीएम की एंट्री है वो क्या बोलती है कि सप्लायर एनी पर्सन होता है, ठीक है, और रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म ये हो सकता है। अगर देखो एक बार यहाँ से इससे हटके मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आरसीएम में आपको कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आरसीएम का आधे से 1 घंटे में तरीके वाला रिवीजन करवा दूंगा आपको। और ये लिख के गारंटी देता हूँ मैं 100%, आपको आरसी में कभी भी किसी पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी किसी प्रॉब्लम में पॉइंट नहीं आएगी, मतलब कभी भी किसी पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सॉरी, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की ये 5-6 एंट्रीज है जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, उसको आप रट लोगे ना, बाकी जितनी भी एंट्रीज है वो सारी लॉजिक पे चलती है। ठीक है, आपको इसे पढ़ते उसे फील आ जाएगी। तो स्पॉन्सरशिप वाली सर्विसेज वाली जो आरसीएम की एंट्री है वो भी इसी में है, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये एंट्री क्या बोलती है, सप्लायर इज एनी पर्सन, रिसिपेंट इज बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे क्या है, द कंपनी स्पॉन्सर ए स्पोर्ट्स इवेंट वेयरिंग इट पेड। तो अपन ने पे किया है 2 लाख रुपए, तो अपन क्या है, रिसिपेंट है, जो पे करता है वो रिसिपेंट होता है, ठीक है। तो अपन रिसिपेंट है, रिसिपेंट कौन सा है, बॉडी कॉर्पोरेट। और सामने वाला कोई भी हो, एनी पर्सन हो, तो ये एंट्री आरसीए में कवर हो गई। आरसीए में कवर हो गई तो आउटपुट जो टैक्स लाइबिलिटी है उसके साथ में ये वाला अपने को यहाँ पे 2 लाख पे आईटीसी भी मिल जाएगा। 2 लाख का 18%, 36,000 का आईटीसी भी मिल जाएगा। बट जो लाइबिलिटी अपनी निकल के आएगी उसमें अपने को ये आरसीए में पे करना पड़ेगा, तो ये कैश लेजर से जाएगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट में कोई वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं कि ये कैश लेजर से जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख है, तो ये जो 2 लाख का अमाउंट है इस पे 36,000 का आईटी से अपने को मिल जाएगा। और वो 36,000 अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एड भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन में जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट में जैसे मैंने बताया था कि जो भी कंसल्टेंट सर्विसेज थी 4,54,500, ओके। 3 लाख हो गया था। 50,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो अपन क्लाइंट से वो करेंगे। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कोर्स ऑफ सप्लाई इज इंक्लूडेबल इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट उसने आईटीसी रिवर्स नहीं किया था प्रोपोर्शनेट सब्सिक्वेंट, तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। लेट पेमेंट चार्जेस, द लेट पेमेंट चार्जेस रिकवर्ड आर इंक्लूडेड इन जीएसटी एंड लायबल टू टैक्स एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट, ठीक है। तो ये 1 लाख है, नीचे दिया हुआ था कि ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, वरना इसको इंक्लूसिव मान के एक्सक्लूसिव बनाते फिर यहाँ पे एड होता, ठीक है। अगर वो लाइन नहीं दी होती तो क्वेश्चन में। तो 9,04,500 ये अपनी हो जाएगी, क्या बोलते हैं इसे, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द अक्टूबर, ठीक है। अब टोटल आउटपुट सप्लाई इतनी हो गई, तो 18% जीएसटी के हिसाब से अपनी इतनी वो बनती है, क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स पेबल अपने को इतना पे करना है, 162,810, ओके। फिर अपन यहाँ पे इधर आ जाते हैं, जो अपना आईटीसी अपने को कितना आईटीसी मिला है। तो डायरेक्टर वाला कोई आईटीसी नहीं मिला था, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ठीक है। और इसमें दे भी रखा है कि आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद सीटिंग कैपेसिटी जो लेस देन 13% है, लेस देन और इज इक्वल्स टू 13% पर्सन है, परसेंट सॉरी पर्सन, तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस वाली एक्सपेंसेस भी नहीं मिलेगा। आईटीसी ऑन रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज, अभी ये क्या हो गया, जो अपन ने सर्विस रिसीव की थी उस पर मैंने बताया था आईटीसी मिल जाएगा 45,000 का। और स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में ये जो 36,000 है इस पे अपने को, एक सेकेंड, इस पे अपने को आईटीसी भी मिल जाएगा और इसको अपन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में अपने को एड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 81,000 का अपने पास आईटीसी है, इस पे आता है। जो अपनी लाइबिलिटी आई थी 162,810 की, ये अपने को पे करनी है, बट अपने पास आईटीसी कितने का पड़ा है, 81,000 का। तो अपनी एक्चुअल कितनी हुई, 81,810, ठीक है। और 36,000 जो आरसीएम की थी वो अपने को किस में पे करनी पड़ेगी, वो अपने को पे करनी पड़ेगी, एक सेकंड में इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज फॉर रिसिप्ट ऑफ स्पॉन्सर सर्विसेज, टैक्स ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अवेल्ड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट from any person is payable under receipt reverse charge mechanism. Since the tax payable under reverse charge is not an output tax, ITC cannot be utilized to pay GST payable under reverse charge, thus it has been paid in cash, ठीक है। आईटीसी के अगेंस्ट में आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते, आपको ये लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तो पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आप बच नहीं सकते इससे। हाँ, रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है, चल रही है, ठीक है। फटाफट करते हैं, 20 मिनट का ऑलरेडी हो गया है। तो ये अपने का 117,810 का टोटल जीएसटी पेबल इन कैश ये आ गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आइए। 5 मिनट का और बचा है, बस हो गया। मिस्टर बोलराम इज सप्लायर लोकेटेड इन मेरठ, ठीक है, यूपी, सप्लाइड बाय द बेडशीट पिलो कवर ब्लैंकेट गवर्नमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड इन यूपी, ठीक है, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है गवर्नमेंट
ये टीडीएस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप किसी गवर्नमेंट को आप सर्विसेज सप्लाई करते हो, वो टीडीएस का प्रोविजन आता है उसमें, अगर 2,50,000 से ऊपर का है तो, ठीक है। एक्सक्लूसिव जीएसटी अमाउंट उस कॉन्ट्रैक्ट की या वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,50,000 एक्सक्लूसिव जीएसटी है, और या फिर 2,50,000 से नीचे है तो जीएसटी नहीं आएगा और टीडीएस नहीं आएगा। बट 2,50,000 से ऊपर जाते ही टीडीएस आएगा 1% का, ईच अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ओके। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो 4,61,000 की है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ओके। तो इसमें देखो, इसमें मेन चीज ये है कि इंडिविजुअल कोई भी एंट्री 2,50,000 से ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन था मेरे फाइनल में भी था, तो उसमें क्या था कि 9 लाख वैल्यू ऑफ सप्लाई थी किसी कॉन्ट्रैक्ट की, जो अपन किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहे थे। तो उसमें ये था कि एक एग्जाम था, एक टैक्सेबल था। तो जो एग्जाम था उसका अमाउंट ज़्यादा था, और टैक्सेबल था वो 2,50,000 के नीचे जा रहा था। तो एग्जाम में तो आता ही नहीं, जीएसटी नहीं आएगा तो टीडीएस कैसे आएगा, ठीक है। तो टैक्सेबल पे आएगा ओनली। तो वहां पे आईसीआई ने क्या किया था, वहां पे आईसीआई ने ये ट्रीटमेंट किया था कि एग्जाम को हटा दिया साइड में, और टैक्सेबल को देखो, टैक्सेबल 2,50,000 के नीचे है तो उस पर कोई रिलीज नहीं आया था। बट यहाँ पे तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई एग्जाम है, ब्लैंकेट है, बेडशीट है, पिलो वगैरह सब पे जीएसटी लगता है, ठीक है। अपन ये मान के चले, तो ये तो बात इरिलेवेंट हो जाएगी। तो अपन पूरा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू देखेंगे 461 का, ठीक है। तो 461 2,50,000 से ज्यादा है, तो 1% का वो आएगा, क्या बोलते हैं उसे, टीडीएस, ओके। फटाफट अपन आते हैं इस पे, सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है देखो, एज पर द सेक्शन ये इज मैंडेटरी टू फॉलोइंग पर्सन टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, सच नोटिफाइड पर्सन, ठीक है। जो भी है ये आप थ्योरी में लिख देना। नंबर होता है भाई इसका भी, अगर क्वेश्चन आया तो आपको लिखना है, ठीक है। तो 1% का वो होता है ईच अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ द पेमेंट मेड टू सप्लायर ऑफ द टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट एक्स 2,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे जाना 10 इंडिविजुअल सप्लाईज में बी लेस देन 250, ठीक है। मैंने बताया था इंडिविजुअल सप्लाई लेस देन 250 है, बट इफ द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 250, टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड। तो इस पे 1% टीडीएस आएगा, तो 4,610 का टीडीएस आएगा, 4,610 का सीजीएसटी पे आएगा, 4,610 का एसजीएसटी का भी आएगा, ठीक है। ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा ना, बता देना मेरे को। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पीड अपनी थोड़ी सी मॉडरेट रख लूँगा। बट वैसे भी मैं देर बोलूँगा तो आप 2x पे सुनोगे, क्योंकि टाइम तो आपके पास वैसे भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों आपका 2x पे 1.5x पे करने का मेहनत करूँ, मैं ही अपनी स्पीड को 2x पे कर लेता हूँ, ठीक है। फटाफट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो जाएगा उस पर, जो ई इनवॉइस के प्रोविजन है ना आपके। ई इनवॉइस के प्रोविजन क्या बोलते हैं कि कंपनी को ई इनवॉइस भी जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, अगर उसका 5 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड करता है तो। जब से जीएसटी आया है इतिहास से लेके, तो वहां से लेके अभी तक, जब से जीएसटी आया वहां से लेके अभी तक, कभी भी किसी भी ईयर में अगर 5 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर एक्सीड होता है तो उसके प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे। ये क्वेश्चन मेरा भी आया था एग्जाम में, मैं पढ़ के गया था और ऐसा कहता छाप दिया था मैंने। Blue Panda Private Limited is a manufacturing company that supplies goods to various registered dealers across India. The company had an aggregate turnover of 6 crore in the financial year 2023-24. तो e-invoice के प्रोविजन तो applicable हो गए। The finance state of a company is not sure whether the e-invoice provisions are applicable to company or not. ये बावड़े सोच रहे हैं कि ई-इनवॉइस के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे। आप बोलो इन्हें भाई 5 करोड़ से ऊपर हो गया, अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द फाइनेंस टीम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज ई इनवॉइसिंग एंड वेदर इट वुड अप्लाई टू ब्लू पांडा प्राइवेट लिमिटेड। तो ई इनवॉइस क्या होता है वो बता दो, और वो अप्लीकेबल है कि नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो वो अप्लीकेबल है क्योंकि 5 करोड़ से एक्सिट हो गया। डज ब्लू पांडा प्राइवेट लिमिटेड नीड टू क्रिएट इट्स इनवॉइस डायरेक्टली ऑन द ई इनवॉइस पोर्टल। ये ऐसे बोल रहे हैं कि जो ब्लू पांडा प्राइवेट लिमिटेड है वो ई इनवॉइस का जो पोर्टल है वहाँ पे डायरेक्टली इनवॉइस क्रिएट करेगा। डायरेक्टली इनवॉइस इशू वहाँ पे मतलब क्रिएट करने की कोई नीड नहीं है। आप अपने ऑफिस में जो भी टेली से पीआरपी जहाँ पे भी आप अकाउंटिंग करते हो उसमें आप इनवॉइस जनरेट करो, और जो इनवॉइस का पोर्टल होता है आईआरपी वगैरह कुछ बोलते हैं उसे, वहाँ पे जाके उसे इनवॉइस को क्रिएट कर दो, ठीक है, मतलब वहाँ पे भी जाके। तो अपन फटाफट एक बार उस पर आते हैं सोल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या बोलता है, सॉल्यूशन जैसे कि फर्स्ट तो आपको बताइए ई इनवॉइस बता दो। ई इनवॉइस क्या है, ई इनवॉइस इज द सिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्टिंग बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस टू द जीएसटी सिस्टम फॉर सर्टेन नोटिफाइड टैक्स पेयर, ठीक है। सर्टेन नोटिफाइड टैक्स पेयर कौन से हो गए, 5 करोड़ से जिनका टर्नओवर है, ठीक है। तो हुज टर्नओवर एक्सीड 5 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द 2017 टू 18 ऑनवर्ड, ठीक है। सिंस 6 करोड़ से एक्सीड होता है तो इट इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस फॉर इट्स बी टू बी ट्रांजेक्शन। तो 5 करोड़ से एक्सीड हो गया तो ई इनवॉइस के प्रोविजंस तो अप्लीकेबल होंगे। और बी है जो ऐसे बोलता है कि
जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे डायरेक्टली आपको उधर ही जाके इशू मतलब इनवॉइस क्रिएट करने की कोई नीड नहीं है। तो no, Blue Panda Private Limited does not need to create invoice directly on the e-invoicing portal. The company will continue generating its GST invoice using its own accounting billing ERP सिस्टम। जो जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो उस सिस्टम के थ्रू आप वो बना दो, अपना इनवॉइस क्रिएट कर दो। और ठीक है, और द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट दिस इनवॉइस मस्ट बी रिपोर्टेड टू द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर वैलिडेशन। ठीक है, जो भी आईआरपी पोर्टल है वहाँ पे जाके आप वहाँ पे उनको वैलिडेट कर दो फॉर द वैलिडेशन एंड द इशुएंस ऑफ ए यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर। आईआरएन नंबर जनरेट होंगे। शायद ये आपके कोर्स में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट 64 कैरेक्टर का एक आईआरएन नंबर जनरेट होता है। तो हाँ, शायद 64 का है। ठीक है, तभी इस इनवॉइस को वैलिड मानते हैं। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई का, जो कि जीएसटी का सबसे 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 इजी टॉपिक है, मतलब एकदम स्कोरिंग भाई, कुछ नहीं आता उसमें। ठीक है, हाँ आपको जैसे इन चैप्टर्स में अगर प्रॉब्लम है ना, पीओएस में, यूएस में, टीओएस में, आरसीएम में, एग्जामिशन में, आप मेरे को बताना, मैं भाई बहुत एकदम ऐसे मक्खन कर दूंगा भाई इन चैप्टर्स को आपके लिए। और जीएसटी का 50 नंबर का पेपर है ना भाई, 50 के 50 तो आपको ऐसे उठा के चलना है। टैक्स में फिर भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जीएसटी बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। मैं बहुत खुश हुआ था जब जीएसटी आई थी, मैंने 50 नंबर रखा था। शायद मेरे को बताना मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। जब मेरे टाइम पे तो 40 का होता था ये, टैक्स 7 का, ये 40 का जीएसटी। बट अब शायद दोनों को 50-50 का कर दिया है। ठीक है, तो अपन पीओएस के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पीओएस के क्वेश्चन में आपको एक चीज मान के चलनी है, अगर बंदा रजिस्टर्ड है तो ऑलवेज रजिस्टर्ड पर्सन की, मतलब जिस जगह का वो रजिस्टर्ड पर्सन है वहाँ का वो लोकेशन मानेंगे, किसको, प्लेस ऑफ सप्लाई को। ठीक है, तो फर्स्ट में है मिस्टर शांति, अनरजिस्टर्ड ऑफ गुजरात, वेंट टू मीट हर पेरेंट्स एट द नेटिव प्लेस पटना। ठीक है, एंड बाइज ए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी वाली एंट्री क्या आती है, इंश्योरेंस पॉलिसी वाली एंट्री में वो ऐसे बोलते हैं कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड्स में उस बंदे की लोकेशन है वही पीओएस मानेंगे। समझ गए? ठीक है, buys a medical insurance policy for her parents from an insurance company, M&T Insurer of Patna, registered in Bihar. The location of the recipient of service in the records of M&T Insurance is Patna. तो प्लेस ऑफ सप्लाई पटना। अबे पटना अरे वो पटना, छोड़ो। बी पे आते हैं, लखन सिंह ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी रजिस्टर्ड इन नोएडा उत्तर प्रदेश, रजिस्टर्ड है नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हायर्ड बाई राम ट्रेडर लिंक, registered supply in New Delhi to transport its consignment of goods from its warehouse in New Delhi, Delhi to house located in Roorkee, उत्तर प्रदेश। ये देखो कितना अच्छे तरीके से इन्होंने घुमाया। पहले ट्रांसपोर्टर की बात की है, सप्लायर की। ठीक है, नीचे देखना, इज हायर्ड बाय राम ट्रेडर लिंक्स। तो राम ट्रेडर लिंक्स जो कि रजिस्टर्ड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो जहाँ पे रजिस्टर्ड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, तो न्यू दिल्ली इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ओके, सी पे आते हैं, मिस्टर करण मुंबई टेक्स ए पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन इन द मुंबई। पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन है, तो जो कंपनी है उसके रिकॉर्ड्स में क्या वो है उसकी लोकेशन। ठीक है, पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन मुंबई फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर फ्रेशर लिमिटेड एंड गिव्स हिज रेजिडेंशियल एड्रेस एट मुंबई एज द एड्रेस फॉर बिलिंग। तो मुंबई। ठीक है, पटना, न्यू दिल्ली और मुंबई। आइए, पटना, न्यू दिल्ली, मुंबई, एकदम सही। तालियां बजाओ अपने लिए। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि बहुत इजी है, ये मेरे भी था कोर्स में। मैंने इसको एस डी करके ऐसे याद करके रखा था क्योंकि दो ही पॉइंट थे, मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर आ भी जाए 4 नंबर पे तो दो दो मार्क्स एकदम फोकट के हैं। तो द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द सप्लायर हु इज ऑप्टेड फॉर द कंपोजिशन स्कीम एज पर द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ। तो कंपोजिशन स्कीम जो जिन्होंने ऑप्ट किए उनको कौन कौन से अकाउंट्स बनाने की, कौन कौन से रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स बनाने की नीड नहीं है। तो एक तो स्टॉक ऑफ गुड्स, और एक वो था डिटेल्स ऑफ टैक्स। ये देखिए, ए सप्लायर
who has opted for composition scheme is not required to maintain following records stock of goods accounts of stock in respect of goods received and supplied by him। जो भी आप पढ़ लेना इसको, तो वे तो वैसे भी बहुत इजी है कि जो भी उसने गुड्स खुद से सप्लाई किए, जो उसको गुड्स रिसीव हुए, ठीक है, गुड्स स्टोलन, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज बाय द गिफ्ट, मतलब जो गिफ्ट में दे दिए, फ्री सैंपल में दे दिए, कुल मिला के इसको आईटीसी से कोई मतलब तो है नहीं। इसका जितना टर्न होता है उतना उसको आईटीसी पे करना है, ना इसको आईटीसी लेना है, मतलब ना इसको जीएसटी लेना है, ना आईटीसी क्लेम करना है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। डिटेल्स ऑफ टैक्स, तो अकाउंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल इंक्लूडिंग टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, ठीक है, टैक्स कलेक्टेड, पेड इन आईटीसी क्लेम। अब ना तो आईटीसी क्लेम कर सकता है, ना ही जीएसटी जनता से कलेक्ट कर सकता है, तो क्यों ही इससे वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अपन मेंटेन करवाएं जब उसके काम का ही नहीं है, ठीक है। ए, खत्म, हो गया, खत्म 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 भाई। कितना हुआ भाई? 30 मिनट में आरटीपी अपनी खत्म। और ये भी 30 मिनट नहीं 20 मिनट में हो जाती, बट थोड़ा सा इधर उधर की एक्सप्लेनेशन करने के चक्कर में मैंने इसको 5-7 मिनट और खींच दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जीएसटी में जनरल टाइम से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है, किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, मैं प्रॉपर रिवीजन वीडियो उस पर रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल अवेलेबल करवा दूंगा। और उन रिवीजन वीडियो में मैं, जैसे और फैकल्टीज़ की तरह, मैं उस पर, मतलब फोकस नहीं रहेगा मेरा कि बच्चों को वो चीज़ समझ में आ जाए, आई मीन कि हाँ चलो ठीक है समझ में आ जाए और बच्चा अपने आप से कर ले। मेरे को पता है, मैंने भी एग्जाम दी थी, मेरे को पता है बच्चा कहाँ पे अटकता है, अपना दिमाग कहाँ पे फंसता है, एग्जाम में कौन सी चीज़ है जो रिवीजन करते टाइम अपने को लगती है कि याद है याद है याद है, एग्जाम में वो अपने दिमाग से निकल जाती है। तो मैं उन चीज़ों पे फोकस करूंगा और आपको इस हिसाब से रिवीजन करवाऊंगा, इस हिसाब से वो अपन सारी चीज़ें लेके चलेंगे कि ताकि आपको वो चीज़ें एकदम मक्खन हो जाए, ठीक है। और जो ऐसी कोई भी पॉइंट है, जो ऐसा कोई कंसेप्ट है जो मेरे को पता है कि स्लिपरी है, माइंड से निकल जाता है, ठीक है, तो उस पर एक्स्ट्रा फोकस होगा मेरे रिवीजन वीडियो में। बट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत है। और बाकी मैं अपना उसका तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, एसपीएम का सेट टी करके एक पेपर 3 है जो आपके इंटर के बाद होने वाला है, तो आइए अपन उसके साथ भी मिलेंगे, ठीक है। तो बाय बाय।